हाईवे के किनारे एक छोटा सा ढाबा है जिसका मालिक रामू है। वो पिछले 15 सालों से इस ढाबे को चला रहा है। उसका एक बेटा प्रकाश है जो इंजीनियर बनने का सपना देखता है। एक शाम भारी बारिश के बीच रामू अपने खाली ढाबे पर अकेला बैठा है। आज तो बारिश की वजह से कोई ग्राहक नहीं आया। लगता है आज का दिन खाली जाएगा। तभी बारिश में भीगता हुआ एक फौजी अपनी जीप से उतरकर ढाबे की ओर बढ़ता है। भाई साहब, क्या ढाबा खुला है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए अंदर आइए। जी, लगता है आप फौज से हैं। हाँ भाई, छुट्टी पर जा रहा हूँ, घर पर पंजाब। जी सर, आपका स्वागत है। बताइए क्या खाएंगे? क्या खास है आपके यहाँ? सर, हमारी दाल मखनी और बटर रोटी बहुत मशहूर है, चाहे तो वही मंगवा लीजिए। मेजर सिंह खाना ऑर्डर कर देते हैं और ढाबे के अंदर बैठ जाते हैं। तभी रामू का बेटा प्रकाश स्कूल से लौटता है। वो भी बारिश में पूरी तरह भीग चुका है। अरे बेटा, जल्दी से कपड़े बदल लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। देखो, आज हमारे ढाबे पर विशेष मेहमान आए हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। वाह बेटा, तुम्हें कैसे पता मैं फौजी हूँ? सर, आपकी वर्दी नहीं है, फिर भी आपकी चाल, आपका अंदाज सब बता रहा है मेरा सपना भी फौज में जाने का है। शाबाश, देश को ऐसे ही जज्बे वाले जवानों की जरूरत है। रामू अपने बेटे की इस बात पर थोड़ा उदास हो जाता है। मेजर सिंह ये देख लेते हैं। क्या हुआ भाई, आप उदास लग रहे हैं? नहीं सर, कुछ नहीं। बस प्रकाश पढ़ने में तेज है, इंजीनियर बन सकता है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं कि उसे अच्छे कॉलेज में भेज सके। इसी बीच रामू का खाना तैयार हो जाता है और वो मेजर सिंह के सामने परोसता है। लीजिए सर, दाल मखनी और बटर रोटी, साथ में प्याज और अचार भी रख दिया है। वाह भाई साहब, क्या स्वाद है! इतना अच्छा खाना तो मैंने बड़े बड़े होटल्स में भी नहीं खाया। इसी बीच बाहर एक बड़ी गाड़ी रुकती है और रमेश अपने गुंडों के साथ अंदर आता है। अरे रामू, तेरा किराया 3 महीने से नहीं मिला है, आज तो पैसा देकर ही रहेगा ना? अरे रमेश भाई, बस थोड़ा और वक्त दीजिए, आजकल ग्राहक कम आ रहे हैं, मैं जल्द ही सारा पैसा चुका दूंगा। अरे हर बार यही बहाना, या तो अभी 20,000 रुपए दे या फिर कल से ये ढाबा बंद कर दे। मेजर सिंह ये सब देख रहे होते हैं और खाना छोड़कर उठ खड़े होते हैं। क्या समस्या है भाई साहब? आप कौन? और ये हमारा निजी मामला है। हाँ, मैं मेजर गुरमीत सिंह, भारतीय सेना से। और जब किसी भारतीय नागरिक पर अत्याचार होता है तो वो निजी मामला नहीं रहता। अच्छा जी, तो आप फौजी हैं। वर्दी कहाँ है आपकी? अरे भाई, सबूत क्या है? मेजर सिंह अपना आईडी कार्ड निकाल कर दिखाते हैं। देखिए सर, ये मेरी जमीन है और ये 3 महीने से किराया नहीं दे रहा है। क्या ये सच है भाई? हाँ सर, पिछले कुछ महीनों से ग्राहक कम आ रहे हैं। प्रकाश की कॉलेज फीस का इंतजाम करने के चक्कर में किराया जमा नहीं कर पाया। कितना बकाया है इनका? 20,000 रुपए। ये लीजिए 20,000, और अगली बार से किराया वक्त पर लेना, धमकी देकर नहीं, समझे? रमेश और उसके साथी हैरान रह जाते हैं। वो पैसे लेकर चले जाते हैं। रामू मेजर सिंह के पैर छूने जाता है। अरे सर, आपने मेरी इतनी मदद की, मैं कैसे चुकाऊंगा ये कर्ज? अरे नहीं भाई, ये क्या कर रहे हो आप? उठो उठो, मैंने कुछ खास नहीं किया है, वही किया जो मुझे सही लगा इस समय। तभी प्रकाश आंखों में आंसू लिए मेजर से अपना सपना बताता है। सर, मैं भी इंजीनियरिंग करना चाहता हूं और फिर फौज में जाकर देश की सेवा करना चाहता हूं। वाह, यह तो बहुत ही गर्व की बात है। मेजर सिंह कुछ सोचते हैं और फिर अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करते हैं। हाँ विमल, सुन, मैं हाईवे पर एक ढाबे पर हूं, तुझे एक जरूरी काम बताना है, जल्दी आ। थोड़ी देर बाद एक और फौजी विमल ढाबे पर आ जाता है। जय हिंद सर। जय हिंद। विमल, ये प्रकाश है, बहुत होनहार लड़का है, हमारे फौजी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एकदम सही उम्मीदवार है। बिल्कुल सर, हमारे पास वीर सपूत छात्रवृत्ति योजना है जो मेधावी छात्रों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सहायता देती है। रामू और प्रकाश दोनों हैरान रह जाते हैं। सर, क्या ऐसा संभव है? हाँ बिल्कुल, हमारी सेना सिर्फ सीमाओं की ही रक्षा नहीं करती बल्कि देश के भविष्य को भी सुरक्षित करती है। इसी बीच रामू की पत्नी लता भी आ जाती है और सारी बातें सुनकर भावुक हो जाती है।
आप तो भगवान बनकर आए हैं हमारे लिए। अरे नहीं बहन जी, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। अब मुझे निकलना चाहिए, घर पहुंचने में अभी काफी वक्त लगेगा। सर आपके लेकिन 20,000 रुपए। अरे आराम से देते रहना, कोई जल्दी नहीं है। 6 महीने बाद प्रकाश को सेना की स्कॉलरशिप मिल जाती है और वो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लेता है। रामू का ढाबा भी अब फौजी का ढाबा के नाम से मशहूर हो जाता है, जहां हर रोज कई लोग खाना खाने आते हैं। एक दिन एक बड़ी मिलिट्री गाड़ी ढाबे के सामने रुकती है और मेजर सिंह के साथ कई सैनिक बाहर आते हैं। अरे मेजर साहब आप। हाँ भाई रामू, इस बार अपने साथियों को तुम्हारा फेमस खाना खिलाने आया हूं। वैसे फौजी का ढाबा नाम बदला कब से? हाँ, सर जब से आपने मेरी मदद की है तब से ढाबा फौजी भाइयों के नाम कर दिया और अब तो हमारे यहाँ फौजियों के लिए खाना हमेशा मुफ्त है। अरे यही तो हमारे देश की ताकत है। वैसे प्रकाश कैसा है? सर वो कॉलेज में टॉप कर रहा है। उसने कहा है कि जैसे ही पढ़ाई पूरी होगी सेना में भर्ती होगा। मेजर सिंह और उनके साथी खाना खाते हैं और गांव के लोगों से बातें करते हैं। जाते वक्त मेजर सिंह रामू से कहते हैं, रामू भाई, ये जो हमने आपके यहाँ खाना खाया, ये सिर्फ खाना नहीं था। ये उस प्यार और सम्मान का प्रतीक है जो आम नागरिक अपने सैनिकों के लिए रखते हैं, और इसी प्यार के लिए हम अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। सर हम आपका कर्ज कभी नहीं चुका सकते। देशभक्ति कोई कर्ज नहीं है, फर्ज है रामू भाई, और इस फर्ज को निभाने में हम सब साथी हैं, चाहे वर्दी में या बिना वर्दी में। और इस तरह एक गरीब के ढाबे पर फौजी के आने से न सिर्फ एक परिवार की किस्मत बदल गई, बल्कि पूरे गांव को देशभक्ति और एकता का संदेश मिला। आज फौजी का ढाबा सिर्फ एक ढाबा नहीं, बल्कि फौज और आम नागरिकों के बीच प्यार और सम्मान का प्रतीक बन गया है, जहां हर कोई इस बात को महसूस करता है कि असली वीरता सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति किए गए छोटे छोटे फर्ज निभाने में भी होती है। रमेश एक गरीब मजदूर है जो अपनी पत्नी कमला के साथ एक छोटे से कमरे में रहता है। गर्मियों का मौसम है और तापमान 45 डिग्री को पार कर गया है। रमेश अपने मालिक के यहाँ काम करता है और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो कोई कूलर या एसी खरीद सके। अरे बाप रे, इस गर्मी में तो जान ही निकल जाएगी। पूरे दिन धूप में काम करके आया हूँ, सारा शरीर फट रहा है। अरे आ गए आप, पानी लीजिए, थोड़ा ठंडा है, मैंने मिट्टी के घड़े में रखा था। कमला, हमारे पड़ोसी अंकित भाई के घर में देखा है कितना मजा है। आज उनके घर गया था काम के सिलसिले में। वहां एसी चल रहा था, बिल्कुल ठंडा कमरा, और यहाँ इस छोटे से पंखे के नीचे भी कोई राहत नहीं है। अरे सुनिए, हम गरीब लोग हैं, हमारे नसीब में कहाँ एसी कूलर। छत पर पानी छिड़क दिया है, थोड़ी देर में ठंडक हो जाएगी। हाँ, यही तो दुख है। जिनके पास पैसा है वो गर्मी से बच जाते हैं, और हम गरीब लोग बस तपते रहते हैं। अगले दिन रमेश अपने मालिक सुरेश के यहाँ काम करने जाता है। वहाँ भी गर्मी से बेहाल होकर काम करता रहता है। रमेश, जरा पानी लाओ, और हाँ, बगीचे की मिट्टी भी बदलनी है आज। जी मालिक, अभी लाता हूँ। अरे इतनी धूप में काम कर रहे हो, थोड़ा ब्रेक ले लो। नहीं मैडम, काम ज्यादा है, शाम तक खत्म करना है। सुनिए, हमारा पुराना कूलर तो बस पड़ा है गैराज में, क्यों ना इसे रमेश को दे दें, नया तो हमने ले ही लिया है ना। हाँ, ये तो अच्छा विचार है। वैसे भी हम इसे बेचने वाले थे, लेकिन इसे दे देते हैं। शाम को जब रमेश काम खत्म करके घर जाने लगता है, तब अंकित उसे रोकता है। रमेश रुको, हमारा एक पुराना कूलर है, अब तो हमने नया ले लिया है, तुम वो ले जाओ अपने घर। क्या सच में साहब, हमारे लिए कूलर? नहीं साहब, इतना बड़ा उपहार कैसे ले सकता हूं मैं। अरे भाई, पुराना ही तो है, हमारे लिए तो ये कोई काम का नहीं है, तुम्हारे काम आ जाएगा। हाँ रमेश, ले जाओ, इस गर्मी में तुम्हारे काम आएगा। रमेश को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता। वो अंकित साहब का पुराना कूलर लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। कमला, कमला देखो क्या लाया हूं मैं। अरे ये क्या, ये कूलर कहाँ से आया? अंकित साहब ने दिया है। उन्होंने ये नया कूलर खरीदा है तो पुराना हमें दे दिया। हाँ, सच में? अब हमारे घर में भी कूलर चलेगा? कितनी अच्छी बात है। हाँ, अब हम भी गर्मी में थोड़ी राहत पालेंगे।
लेकिन रमेश और कमला की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। उन्हें पता चलता है कि कूलर चलाने के लिए बिजली का बिल तो बहुत ज्यादा आएगा, जो उनके बजट से बाहर है। आ, अब क्या करें? इतना बिजली का बिल हम कैसे भरेंगे जी? मुझे नहीं पता था कि यह कूलर इतनी बिजली खाएगा। अब तो समझ में आया कि गरीब आदमी के लिए ये भी एक सपना ही है। हाँ, तो क्या हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? एक काम करते हैं, सिर्फ रात को सोते वक्त थोड़ी देर के लिए चलाएंगे ताकि थोड़ी ठंडक मिले और हम अच्छी नींद ले सकें। अगले दिन मोहन बिजली विभाग से आता है और रमेश के घर का मीटर चेक करता है। रमेश भाई, तुम्हारे घर में बिजली की खपत अचानक बढ़ गई है। क्या कोई नया उपकरण लगाया है? हाँ भाई, ये कूलर मिला है हमें, लेकिन हम बहुत कम चलाते हैं बिजली के बिल के डर से। अरे यह तो पुराना मॉडल है, बिजली बहुत खाता है। इसे चलाओगे तो बिल 3 से 4 गुना आएगा। तो क्या करें, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। एक उपाय है, मेरा दोस्त इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर काम करता है, वो इसे मॉडिफाई कर सकता है ताकि बिजली कम खाए। थोड़े पैसे लगेंगे लेकिन फिर हर महीने बचत होगी। सच में? क्या ये संभव है? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। मोहन की मदद से रमेश अपने कूलर को मॉडिफाई करवाता है, जिससे बिजली की खपत काफी कम हो जाती है। अब उसके घर में भी ठंडक रहने लगती है। आहा, कितनी अच्छी ठंडक है। अब तो रात को नींद भी अच्छी आती है। हाँ, और अब बिजली का बिल भी उतना नहीं आता। मोहन ने सच में बहुत मदद की। एक दिन अंकित और सीमा रमेश के घर आते हैं। वाह, कितनी अच्छी ठंडक है यहाँ। आहा, हमारा कूलर तो बेहतर से बेहतर हो गया है। हाँ साहब, मोहन ने इसे मॉडिफाई कर दिया है। अब ये कम बिजली में ज्यादा ठंडक देता है। क्या बात है, हमें तो ये आइडिया नहीं आया। अच्छा, अब तुम लोग आराम से रह रहे हो ना? हाँ साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी है। आपने हमारे जीवन में बहुत खुशियां ला दी हैं। इस घटना से रमेश को एक अच्छा बिजनेस आइडिया मिलता है। साहब, मैंने सोचा है कि मैं अपने जैसे गरीब लोगों के लिए पुराने कूलर और पंखे मॉडिफाई करने का काम शुरू करूं, ताकि कम पैसों में भी लोग गर्मी से राहत पा सकें। बहुत अच्छा विचार है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे कई दोस्त हैं जो अपनी पुरानी चीजें दान करना चाहते हैं। कुछ महीनों में रमेश का छोटा बिजनेस शुरू हो जाता है। वो पुराने एसी, कूलर और पंखे को मॉडिफाई करके कम बिजली खर्च में चलने वाले उपकरण बनाता है और गरीब लोगों को किश्तों पर बेचता है। इसे सिर्फ 4 घंटे चलाओगे तो भी पूरे दिन कमरा ठंडा रहेगा और बिजली भी आधी से भी कम खर्च होगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, एक गरीब के घर आया कूलर, कैसे हमारे जीवन को बदल गया। अब हम दूसरे गरीबों की भी मदद कर रहे हैं। हाँ कमला, कभी कभी भाग्य एक छोटी सी चीज देकर हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। आज मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। इस तरह एक गरीब आदमी के घर आया पुराना कूलर न सिर्फ उसके परिवार के लिए सुख और आराम का कारण बना, बल्कि उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। अब रमेश अपने जैसे कई गरीब लोगों की मदद कर रहा है और एक सफल छोटे व्यवसायी के रूप में अपना जीवन यापन कर रहा है। कहते हैं ना, खुशी बांटने से बढ़ती है। लेकिन क्या होता है जब बांटने को खुद के पास तो कुछ ना हो। आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाती हूँ जिसने सिखाया कि सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, बल्कि वो है जिसके पास देने वाला दिल है। अर्जुन बेटा, आज बस यही रोटी है, आधी तू खा ले, आधी मैं खाऊंगी। नहीं माँ, मैं सिर्फ चौथाई खाऊंगा, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। अरे नहीं बेटा, तू बढ़ता बच्चा है, मुझे भूख नहीं है। माँ झूठ बोल रही थी, जैसा कि हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है। उसे भूख थी, लेकिन माँ का प्यार ऐसा ही होता है। अर्जुन समझ गया था कि माँ उसके लिए खुद को भूखा रख रही हैं। अर्जुन स्कूल जाते समय रास्ते में अपने पिता को काफी याद करता है। काश पापा आप हमारे साथ होते, आपकी बहुत याद आ रही है आज। बस आप ऊपर से आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं बड़ा होकर वकील बनूं और माँ को सब कुछ दे सकूं। तभी अचानक एक बूढ़ा भिखारी रास्ते में मिलता है और उसके आगे रोने लगता है। बेटा, मुझे 2 दिन से कुछ नहीं मिला है, कुछ मिल जाए तो। अर्जुन के पास सिर्फ आधी रोटी थी, उसका टिफिन। वो जानता था कि घर में और कुछ नहीं है, लेकिन उस बूढ़े दादाजी की आंखों में भूख दिखी। दादाजी, मेरे पास सिर्फ ये आधी रोटी है, आप खा लीजिए।
अरे बेटा, तू तो अभी बच्चा है, तुझे भी भूख लगी होगी। दादाजी आप मुझसे बड़े हैं, पहले आप खाइए, मैं स्कूल से आकर ना खा लूंगा पेट भर के। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक गरीब बच्चा अपना खाना उनके साथ बांटेगा। बेटा, तू सिर्फ आधी रोटी नहीं, अपना पूरा दिल मुझे दे रहा है। भगवान तुझे बहुत खुशियां देगा। याद रख, जिसके पास देने वाला दिल है वही सबसे अमीर है। अर्जुन हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था, लेकिन उसकी फीस बकाया थी। प्रिंसिपल शर्मा ने उसे ऑफिस में बुलाया। अर्जुन, तुम बहुत होशियार हो, हमेशा फर्स्ट आते हो, लेकिन तुम्हारी फीस क्यों समय पर नहीं आती है? सर मैं जानता हूँ, माँ कहती है अगले महीने दे देंगे। मैं क्या करूँ, मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होती है। बेटा, मैं तुम्हें डांटने नहीं बुलाया हूं। आज तुम उदास भी लग रहे हो, कुछ बात है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। तुमने टिफिन नहीं खाया? हमेशा खाली टिफिन बॉक्स देखता हूं मैं तुम्हारा। सर मैंने किसी भूखे को खाना खिला दिया। क्या मतलब? तुम भी तो बच्चे हो। सर जब कोई भूखा मिल जाता है तो मैं अपना खाना बांट देता हूँ, मैं बाद में खा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबको सोचता हूँ कि पेट भरा रहे। प्रिंसिपल साहब को अर्जुन की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक गरीब बच्चा जो फीस भी नहीं भर सकता, वो दूसरों की मदद कैसे कर सकता है? वो चुपचाप अर्जुन के पीछे गए और उन्होंने सब कुछ देखा। अगले दिन प्रिंसिपल साहब छुपकर अर्जुन के पीछे जाते हैं और जो देखते हैं वो उनकी सोच से कहीं परे था, कहीं जुदा था, बहुत ज्यादा था। ये बच्चा वाकई रोज अपना खाना बांटता है, सिर्फ एक आदमी को नहीं, रास्ते में जितने भी भूखे मिलते हैं। अर्जुन एक छोटी बच्ची को भी अपना पानी देते हुए बोलता है, बहन तुम प्यासी लग रही हो, ये पानी पी लो, मैं स्कूल के नल से ना दोबारा भर लूंगा। इतना छोटा है लेकिन इतना बड़ा दिल। ये बच्चा मेरे स्कूल का गर्व है। फीस की चिंता में इसकी पढ़ाई नहीं रुक सकती। अर्जुन, मैंने तुम्हें देखा है, तुम सिर्फ पढ़ाई में तेज नहीं हो बल्कि दिल के भी अमीर हो। सर मतलब। तुम वकील बनना चाहते हो ना? तुम्हारा सपना क्या है? हाँ सर, मैं वकील बनकर माँ बापों का सपना पूरा करना चाहता हूँ और जितने गरीब लोग हैं उनकी भी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। अर्जुन, आज से तुम्हारी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। बुक्स से लेकर आगे की हायर एजुकेशन तक सब कुछ स्कूल की तरफ से। सर लेकिन क्यों? मैं तो फीस भी नहीं भर सकता। क्योंकि तुमने मुझे सिखाया है कि एजुकेशन सिर्फ बुक्स से नहीं आती, तुम भूखे रहकर भी दूसरों की मदद करते हो। मैं चाहता हूं कि तुम बड़े होकर और भी लोगों की मदद करो, यही मेरा भी सपना है। सर आप मेरी तरह लोगों की मदद करना चाहते हैं? हाँ बेटा, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, तुम्हारे जरिए कर सकूंगा। तुम मेरे हाथ बनोगे गरीबों की मदद के लिए। अर्जुन की मेहनत और प्रिंसिपल साहब की मदद से वक्त बीतता गया। प्रिंसिपल शर्मा हमेशा कहते थे, अर्जुन, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी गरीब लोगों के लिए पढ़ रहे हो जिनकी तुम आगे मदद करोगे। अर्जुन पढ़ाई में और भी तेज हो गया क्योंकि उसके पास अब एक बड़ा सपना था। अर्जुन अपनी माँ को प्रिंसिपल के बारे में बताता है। माँ, प्रिंसिपल सर कहते हैं कि मैं उनके सपने को पूरा करने वाला हूँ। वो चाहते हैं कि मैं बड़ा होकर गरीब लोगों की मदद करूं। बेटा, प्रिंसिपल सर का दिल भी तुम्हारी तरह ही बड़ा है। वो समझ गए हैं कि तू कितना अच्छा बच्चा है। 10 साल बाद अर्जुन अब वकील बन गया है। मां, आज मैंने अपना पहला केस जीता है। अब तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बेटा, मैं हमेशा से गर्व करती रही हूं तुझ पर। तूने भूखा रहकर भी दूसरों की मदद की है। अर्जुन उसी गली से एक दिन निकलता है जहां से वो स्कूल जाया करता था। उसे वहां वही बूढ़े दादाजी मिले। बेटा अर्जुन, तू वकील बन गया। मैंने कहा था ना, भगवान तुझे खुशियां देगा। अरे दादाजी, आप मुझे पहचान गए? भला मैं उस बच्चे को कैसे भूल सकता हूँ जिसने मुझे अपनी आधी रोटी दी थी। दादाजी, अब मैं रोज यहाँ आकर भूखे लोगों को खाना बांटूंगा। आप मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल बेटा। अर्जुन अब बड़ा वकील बनकर भी रोज गरीबों की मदद करता है। अर्जुन ने अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा गरीब लोगों की मदद में लगाया।
अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि खुशी बांटने से बढ़ती है, प्यार लुटाने से बढ़ता है। चाहे आपके पास कम हो या ज्यादा, अगर आपके पास देने वाला दिल है ना, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, क्योंकि जिसके पास देने वाला दिल है वही सबसे अमीर है।